कालीन समाज में शासन व्यवस्था के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि प्रशासनिक व्यवस्था को जानना सबसे पहले आवश्यक ही होता है। किस तरह का प्रशासन था? राजपूत काल में राजतंत्र था, ये तो आपको स्पष्ट ही हो गया, राजा के वजह से कि राजा का पुत्र राजा बना, इस तरह से। तो राजपूत काल में राजतंत्र था। राजा का पद वंशानुगत होता था, यानी राजा का पुत्र ही राजा बनता था, और राजा ही केंद्रीय शक्ति का केंद्र होता था। जो केंद्रीय शक्ति थी, संपूर्ण केंद्रीय शक्ति, उसमें राजा ही केंद्र होता था। राजा के पास असीमित अधिकार प्राप्त थे, उसके अधिकारों की कोई सीमा नहीं थी, यानी उसका ही वचन, उसकी ही आज्ञा सर्वोपरि होती थी। यद्यपि कि राजा के को प्रशासन में परामर्श देने के लिए, यानी सलाह देने के लिए, एक बहुत बड़ी लंबी फौज होती थी मंत्रिपरिषद की, मंत्रियों की, जिसे मंत्रि परिषद कहा जाता था। वो हर कार्य में राजा को सलाह देती थी। लेकिन बच्चों, जरूरी नहीं था, उस काल में ये जरूरी नहीं था कि मंत्री अगर उसे सलाह दे तो राजा उसको मानने के लिए बाध्य हो। राजा की का आदेश सर्वोपरि होता था। राजा को वो सलाह पसंद आती थी तो वो मानता था, वरना उसका ही आदेश सबसे पहले माना जाता था। अब हम लोग सामंत की बात कर लें तो राजपूत काल में सामंती व्यवस्था की शुरुआत हो गई थी। राजा अपने राज्य में के जो क्षेत्र थे उसमें छोटे छोटे सामंत को नियुक्ति करते थे। सामंतों के पास एक समान अधिकार नहीं थे, कुछ सामंत के पास ज़्यादा अधिकार थे, कुछ सामंतों के पास कम अधिकार थे। जो सामंत होते थे वे अपने राजा को, यानी राजा को, अपने अधिपति को प्रतिवर्ष एक निश्चित आय, जितनी नियुक्ति की जाती थी राजा द्वारा, जो निश्चित आय मानक रख दिया जाता था, वो एक निश्चित आय वो अपने अधिपति यानी राजा को देते थे। राज्य में शांति व्यवस्था बनाए रखना, सामंत अपने क्षेत्र में, जो अपने राज्य में जो शांति व्यवस्था बनाए रखते थे, उसमें वो पूर्णतः स्वतंत्र थे, और पूरे राज्य में जो शांति व्यवस्था बनाई जाती थी उसमें वो राजा का पूरा सहयोग करते थे। सामंत राजा का बड़ा आदर और सम्मान करते थे और उनके उत्सवों में जरूर पहुंचते थे। अपनी जागीर में, यानी अपने सामंती क्षेत्र में, ये अपने को प्रायः स्वतंत्र घोषित करते थे और इन्हें स्वतंत्र अधिकार प्राप्त भी था। ये अपने राज्य में कैसे व्यवस्था करना है, कैसे बाह्य आक्रमणों से इसकी रक्षा करनी है, किस तरह शांति व्यवस्था बनाए रखना है, किस तरह राजस्व वसूलना है, इन सभी मामलों में प्रायः सामंत स्वतंत्र हुआ करते थे। अब हम लोग गांव यानी ग्राम पंचायत की बात कर लें। शासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम होती है। ये आप प्रशासनिक व्यवस्था पढ़ते पढ़ते अब तक तो जान ही गए हैं, चाहे वो आज की बात कर लें या प्राचीन काल की बात कर लें या राजपूत काल की बात कर लें। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई गांव होती थी। तो गांव में ग्राम पंचायतें कार्य करती थी, जैसे आज करती हैं वैसे ही गुप्त काल में भी करती थी, वैसे ही आके राजपूत काल में भी करती थी। और ग्राम पंचायतों का जो कार्य था वो अपने ग्राम में सभी व्यवस्थाएं बनाए रखना होता था। शांति व्यवस्था बनाए रखना, राजस्व वसूलना, ये सारे कार्य ग्राम पंचायत करती थी और इसमें शासन का कोई हस्तक्षेप नहीं होता था। इस तरह एक तरह से ये स्वतंत्र थी। मौर्य काल के समय से जो चल रही थी जो ये पंचायती राज व्यवस्था मौर्य काल के समय में चाणक्य द्वारा बनाई गई व्यवस्था थी, जो ये चल रही थी, ये आज तक कायम थी। और जो राजनीतिक उथल पुथल होता था, यानी राज्यों पर आक्रमण हुआ, उस आक्रमण में कौन जीता कौन हारा, इस तरह की राजनीतिक जो उथल पुथल थी, आपसी संघर्ष था, इनका गांव पर कोई प्रभाव विशेष नहीं दिखाई देता है। ग्राम पंचायत गांव में शासन करती रहती थी। केंद्रीय सत्ता में जो कुछ भी उथल पुथल हो उसका कोई विशेष प्रभाव इन पर नहीं पड़ता था। अब हम लोग कुछ और बातें जान लेते हैं। इस काल में जो राजा की कोई व्यक्तिगत सेना बहुत ही कम दिखाई पड़ती है। राजपूत काल के जो केंद्रीय शक्ति थी यानी राजा थी, वो अपनी सेना बहुत ही कम रखते थे। तो इनकी सेना कहाँ से आती थी, जो प्रायः संघर्ष करते रहते थे? तो बच्चों, इनकी जो सेना होती थी वो सामंतों की सेना होती थी। सामंतों की जो सेना थी इनकी संयुक्त सेना मानी जाती थी। उस सेना का कार्यभार, उस सेना को प्रशिक्षण देना, उसका वेतन देना या उसको भूमि अनुदान में देना, जो भी कार्य था
उस तरह के कार्य वो अपनी सेना का सामंत किया करते थे और वक्त पड़ने पर, समय की जरूरत होने पर राजा उन सेनाओं को अपने पास बुला लेता था और कई सामंत अपनी सेना लेकर संयुक्त रूप से उनके पास पहुंचते थे। इसीलिए कहते हैं कि राजपूत काल में सामंतों की सेना ही उनकी संयुक्त सेना मानी जाती थी। और युद्ध क्षेत्र में राजपूत जो थे वो आदर्श और नैतिकता पर बहुत जोर देते थे। युद्ध लड़ाई लड़ रहे हैं लेकिन नैतिकता और आदर्शों को विशेष महत्व दे रहे हैं। जैसे अगर शत्रु युद्ध मैदान छोड़कर भाग जाए तो उसके पीठ पर वो कभी वार नहीं करते थे। अगर शत्रु सैनिक युद्ध या राजा युद्ध करने के लिए आया है और किन्हीं परिस्थितिवश राजा के शरणागत हो जाता है तो उन्हें वो छोड़ देते थे। कभी भी घायल सैनिकों पर वार नहीं करा जाता था, घायल राजा को छोड़ दिया जाता था, बंदी बना लिया जाता था, लेकिन उन्हें मृत्यु के घाट नहीं उतारा जाता था। इस तरह के आदर्श और नैतिकता वाले राजपूत काल के लोग थे। सैनिकों की जो सेना थी उसमें पैदल, घुड़सवार और हाथी प्रमुख रूप से सेना के अंग थे। अब हम लोग राजपूत कालीन सामाजिक व्यवस्था की बात कर लें। राजपूत काल में समाज में योद्धा तथा शासक वर्ग मुख्य थे। एक वर्ग योद्धा था, एक वर्ग प्रशासनिक व्यवस्था देखता था, यानी शासन का कार्य एक वर्ग देखता था, और एक वर्ग योद्धा यानी सैनिक थे। यही दो वर्ग इस शासन काल में प्रमुख वर्ग माने जाते थे। राजपूतों में साहस, आत्मसम्मान तथा आतिथ्य का भाव था। जो राजपूत थे वो साहसी थे, आत्मसम्मानी थे और जो अतिथि यानी अतिथि का बहुत ही सत्कार करते थे। अतिथि देवो भव की परंपरा इन्होंने प्राचीन काल में जो हमारे देश में पड़ी, ये अभी तक कायम रखे हुए थे। इनकी एक विशेष बात थी, प्राण जाए पर वचन न जाए जैसी आन शान की सोच विकसित थी राजपूत काल में। इसका अर्थ है अपनी जबान पर, अपनी बात पर ये अपनी जान तक न्यौछावर कर देते थे। आन बान शान के लिए अपनी मृत्यु तक को ये प्राप्त कर लेते थे, लेकिन इस अपने वचन पे, अपने आन पे आन और शान को कभी मिटने नहीं दिया। इनकी गुण गाथाएं इस काल तक आते आते खूब सारी गाई जाने लगी। इस काल के लोग जो धनी वर्ग था वो कीमती वस्त्र पहनता था, बहुत सारे आभूषण गहने धारण करता था, लेकिन जो साधारण जनता थी उसकी वेशभूषा भी साधारण थी। इस समय तक आते आते जो समाज में वर्ण व्यवस्था थी वो बड़ी ही कठोर हो गई थी, जिसके कारण लोगों की मानसिक सोच संकुचित यानी छोटी होने लगी थी। वर्ण व्यवस्था कठोर होने लग के साथ साथ लोग अपने वर्ण में ज़्यादा महत्व देने लगे थे। जो वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था हमारी थी, यानी कि जिसमें लचीलापन था, वो यह समय तक आते आते समाप्त हो गई थी। अब हम लोग राजपूत काल की महिलाओं की स्थिति के बारे में जान लेते हैं। महिलाएं, इस काल में जो महिलाएं थीं उन्हें स्वतंत्र अधिकार प्राप्त, स्वतंत्रता का अधिकार उन्हें प्राप्त था, लेकिन बाल विवाह और सती प्रथा जैसी प्रथा का प्रचलन था। इसके साथ साथ विधवा विवाह वर्जित था। महिलाओं को कई सारे सामान्य अधिकार भी प्राप्त थे, यहाँ तक कि महिलाओं को संपत्ति में भी अधिकार दिए गए थे। अब हम लोग सबसे जो बात है वो राजपूत काल की कला की बात करते हैं। कला में राजपूत काल का अग्रिम स्थान रहा ही है। अभी तक हमने पिछले भाग में ही देखा था कि राजपूत काल में कितने अच्छे अच्छे मंदिर बने थे। तो राजपूत शासक जो लड़ाई में व्यस्त रहते थे, उसके साथ ही साथ कला और साहित्य में भी बहुत रुचि रखते थे, जिसका उदाहरण इन्होंने जो अपने प्रतिष्ठा सूचक दुर्ग बनवाए हैं, भव्य दुर्ग बनवाया, राजभवन बनवाए और मंदिरों का निर्माण कराया, इसी से इसको देखकर मिलता है। इसको जब हम देखते हैं तो हमें पता चलता है कि ये लोग कितना ज़्यादा कला प्रेमी थे। इनके राजभवन, इनके विशाल दुर्ग और इनके मंदिर आज भी हमारे देश में मौजूद हैं। कहीं कहीं टूटी फूटी स्थिति में मौजूद हैं, तो कहीं कहीं उसी तरह बिल्कुल आज भी दिखाई पड़ते हैं, जिसे देखकर लगता है कि ये कला प्रेमी थे, जिनको देखने के लिए इनके बनाए गए जो दुर्ग हैं, भवन हैं, मंदिर हैं, इनको देखने के लिए आज भी हजारों पर्यटक देश विदेश से आते हैं।